हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकुर सोलंकी स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज है 4 सितंबर। आज की करंट अफेयर न्यूज़ और गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड न्यूज़ देख लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो पहली न्यूज़ यहाँ पर है, वॉलीबॉल पार्क कैंपस गेट बंद करने के बावजूद प्रदर्शन के दौरान ऊपर से कूदे NSUI पदाधिकारी। यहाँ पर इमेज दी गई है। परीक्षा परिणाम जारी न होने से जो परीक्षा परिणाम को लेकर हंगामा हुआ है, गेट पर लटकाई चूड़ियाँ। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की न्यूज़ है। विश्वविद्यालय में परीक्षा परिणाम की मांग को एक बार फिर से हंगामा हुआ है। पहले विप प्रशासन ने मुख्य द्वार को बंद कर दिया। विरोध प्रदर्शन को देखते हुए छात्र संगठन के पदाधिकारियों को प्रवेश दिया गया। इसके बाद NSUI के पदाधिकारी विप कुल सचिव के गेट पर चढ़ गए। विप अधिकारियों के न आने पर ज्ञापन गेट पर लगा दिया। इसके साथ ही चूड़ियाँ भी विप कुल सचिव कार्यालय के सामने स्थित चैनल पर लटका दी गईं। NSUI के पदाधिकारी विप द्वारा परीक्षा परिणाम जारी न करने और विभिन्न छात्र समस्याओं के समाधान की मांग को पहुंचे थे। इससे पहले विप प्रशासन ने गेट को बंद कर दिया था। छात्र संगठन के पदाधिकारी विप के गेट नंबर 2 के बाहर धरने पर बैठ गए। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंच गई। छात्र नेताओं के विरोध पर विप ने गेट खोल दिया। इसके बाद कुल सचिव कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए। जिलाध्यक्ष सतीश सिकरवार के अनुसार वे 6 सूत्री मांगों के संबंध में ज्ञापन देने आए थे। कोई ज्ञापन लेने नहीं आया तो ज्ञापन और चूड़ियाँ हमने लटका दी। मार्कशीट की गलतियों में नहीं हो रहा संशोधन। प्रदेश महासचिव अंकुश गौतम के अनुसार विप अधिकारी छात्रों की समस्याओं पर गंभीर नहीं हैं। छात्रों को मार्कशीट जारी करने के बाद भी गलतियों में ऑनलाइन संशोधन नहीं किया जा रहा है। महासचिव ललित त्यागी ने कहा कि विप ने जल्द से जल्द 6 सूत्री मांगों पर निवारण नहीं किया तो संगठन अधिकारियों के घेराव को बाध्य होगा। प्रदर्शन में प्रदेश सचिव कुलदीप दीक्षित, नितिन प्रताप, राष्ट्रीय संयोजक मान्या शर्मा, रुचि, आकाश चंद्रा, विकास कुमार, निवेश, लक्की यादव, उत्कर्ष उपाध्याय, जोगेंद्र सिंह, हेमंत जादव आदि शामिल रहे। नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पर देख लेते हैं। विशेष समिति रिक्त पदों का अध्ययन कर अपनी रिपोर्ट देगी। प्राथमिक स्कूलों में नए पद सृजित होंगे। योगी जी ने कहा है, ये जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि बेसिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों को सुदृढ़ करने के लिए सरकार द्वारा अहम कदम उठाए जा रहे हैं। विद्यालयों में ज़रूरत के अनुसार शिक्षकों के नए पद और सृजन और रिक्त पदों पर नियुक्ति भी की जानी चाहिए। विषय की महत्वता को देखते हुए राजस्व परिषद के अध्यक्ष की अध्यक्षता में एक विशेष समिति गठित बनाई जा रही है। सचिव बेसिक शिक्षा और सचिव बेसिक शिक्षा परिषद इसमें सदस्य की भूमिका में होंगे। यह समिति रिक्त पदों का अध्ययन कर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। CM ने शुक्रवार को टीम 9 की बैठक में यह निर्देश दिए। 3 सदस्यीय समिति बनाई गई। राजस्व परिषद के चेयरमैन होंगे अध्यक्ष। 2 अन्य सदस्यों में सचिव बेसिक शिक्षा और सचिव बेसिक शिक्षा परिषद होंगे। यहाँ पर विषय की महत्वता को देखते हुए राजस्व परिषद के अध्यक्ष की अध्यक्षता में एक विशेष समिति गठित बनाई जा रही है। सचिव बेसिक शिक्षा और सचिव बेसिक शिक्षा परिषद इसमें सदस्य की भूमिका में होंगे। योगी आदित्यनाथ ने ये कहा है। प्रदेश में जल्द होगी एक और शिक्षक भर्ती। योगी आदित्यनाथ ने ये भी कहा है कि जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश को, उन्होंने कहा है कि प्रदेश में जल्द एक शिक्षक भर्ती और होगी। कमेटी गठन से साफ हो गया कि जल्दी शिक्षक भर्ती होगी। बेसिक शिक्षा 68,500 और 69,000 शिक्षक भर्ती कर चुका है। इन दोनों भर्तियों की शुरुआत 2018 में हुई थी। 68,500 शिक्षक भर्ती में योग्य भर्ती न मिलने के कारण लगभग 22,000 पद खाली पड़े रह गए थे। 69,000 भर्ती के तीसरे चरण में तैनाती की प्रक्रिया अभी चल रही है। बीते 2 सालों से 51,000 पद रिक्त हैं जिन पर भर्तियां होनी हैं। कमेटी के गठन के बाद रिक्त पदों का आकलन फिर से किया जाएगा। विकास खंडों में 25 सितंबर को गरीब कल्याण मेला, यहाँ पर गरीब कल्याण मेला के बारे में भी बताया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं। जल निगम के मृतक आश्रितों को नगर निकायों में मिलेगी नौकरी। जल निगम के सरप्लस कर्मचारियों को नगर निकायों में समायोजित करने की कवायद शुरू कर दी गई है। फिलहाल जल निगम के 275 मृतक आश्रितों को नगर निकायों में नौकरी देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। स्थानीय निकाय निदेशालय ने इससे संबंधित प्रस्ताव तैयार करके नगर विकास विभाग को भेज दिया। 275 आश्रितों में से 178 लोगों को लिपिक संवर्ग में तो 59 को चतुर्थ श्रेणी की नौकरी देने का प्रस्ताव है, जबकि 38 लोगों के बारे में विवरण उपलब्ध न होने के कारण उनकी नियुक्ति रोक दी गई है। हालांकि सूत्रों का कहना है कि उनकी शैक्षिक योग्यता आदि से संबंधित दस्तावेज उपलब्ध होते ही उनके भी नियुक्ति का आदेश जारी कर दिया जाएगा। संभावना है कि अगले सप्ताह मृतक आश्रितों को नौकरी देने का आदेश जारी कर दिया जाएगा। प्रस्ताव के मुताबिक मृतक आश्रित कोटे के सभी अभ्यर्थियों को नवगठित 107 नगर पंचायतों में नौकरी दी जाएगी। लिपिक संवर्ग के लिए पात्र पाए गए 178 अभ्यर्थियों में से 83 अभ्यर्थियों को हाल ही में नवसृजित नगर पंचायतों और 24 अभ्यर्थियों को पहले बनाए गए
उन नगर पंचायतों में नौकरी दी जाएगी जिनमें अभी तक लिपिकों की नियुक्ति नहीं हो पाई थी, जबकि शेष 71 अभ्यर्थियों को नगर निगमों में नौकरी दी जाएगी। नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पर देख लेते हैं। यूजीसी नेट परीक्षा अब 6 से 8 और 17 से 19 अक्टूबर के बीच होगी। यूजीसी नेट की दिसंबर 2020 और जून 2021 में स्थगित की गई परीक्षाएं अब 6 अक्टूबर से 19 अक्टूबर के बीच आयोजित की जाएंगी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने कोरोना संक्रमण के बढ़ने के चलते पूर्व में इन परीक्षाओं को स्थगित कर दिया था। अब एनटीए ने इन परीक्षाओं की नई तारीखों की घोषणा की है। एनटीए के वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक यूजीसी नेट की परीक्षा पहले 6 से 11 अक्टूबर तक आयोजित करने का फैसला लिया गया था, लेकिन 10 अक्टूबर को कुछ राष्ट्रीय परीक्षा आयोजित होनी है। इसके चलते तारीखों में टकराव हो रहा था। इस कारण यूजीसी नेट परीक्षा की तारीखों को बदला गया है। नई तारीखों के तहत अब 6 से 8 अक्टूबर और 17 से 19 अक्टूबर के बीच परीक्षा आयोजित होगी। नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पर देख लेते हैं। जेईई मेन गड़बड़ी में 7 को सीबीआई ने किया गिरफ्तार। गिरफ्तार लोगों में एफिनिटी इंस्टीट्यूट के 2 निदेशक भी हैं शामिल। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने जेईई मेन 2021 के लिए ऑनलाइन परीक्षा में गड़बड़ी के मामले में शुक्रवार को 7 लोगों को गिरफ्तार किया। सीबीआई की ओर से यह कार्रवाई एफिनिटी एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड और 3 निदेशकों सिद्धार्थ कृष्ण, बिशंबर मणि त्रिपाठी और गोविंद वासणे के खिलाफ केस दर्ज होने के बाद की गई। अधिकारियों ने बताया कि गिरफ्तार किए गए लोगों में मिश्रा और कृष्णा भी शामिल हैं। सीबीआई के प्रवक्ता आरसी जोशी ने कहा है, आरोप लगाया कि निदेशक अन्य सहयोगियों और दलालों के साथ साजिश के तहत जेईई मेन की ऑनलाइन परीक्षा में हेरफेर कर रहे थे और इच्छुक छात्रों को शीर्ष एनआईटी में प्रवेश के लिए सोनीपत हरियाणा के एक चुने हुए परीक्षा केंद्र से सुविधा प्रदान कर रहे थे। इससे पहले बृहस्पतिवार को सीबीआई ने इस संबंध में देश भर में 20 ठिकानों पर छापे मारे थे। ये छापे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर समेत पुणे, जमशेदपुर और अन्य जगहों पर मारे गए थे। नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पर देख लेते हैं। अगले महीने तक भरने होंगे केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 6229 खाली आरक्षित पद। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में खाली पड़े 6000 से ज़्यादा आरक्षित पदों के बैकलॉग को भरने के लिए 1 अक्टूबर तक का समय दिया है। उन्होंने रिक्त पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी करने के लिए भी 10 सितंबर तक की समय सीमा तय कर दी है, तो 10 सितंबर तक इसका विज्ञापन आने की संभावना है। केंद्रीय मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से 46 केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ बैठक की। उन्होंने कुलपतियों से 2 टूक अंदाज में कहा किसी भी हालत में उन्हें अगले महीने तक सभी 6229 आरक्षित पदों को मिशन मोड में भर्तियां आयोजित कर भरना ही होगा। उन्होंने पूर्व छात्रों को सहायक निधि प्रदान करने के लिए एक संरचना तैयार करने का भी आग्रह किया। बैठक में राज्य शिक्षा मंत्री सुभाष सरकार, उच्च शिक्षा सचिव अमित खरे, यूजीसी चेयरमैन डीपी सिंह भी शामिल रहे। नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पर देख लेते हैं। देश का विदेशी मुद्रा भंडार 633 अरब डॉलर पहुंचा। देश का विदेशी मुद्रा भंडार 27 अगस्त को समाप्त हफ्ते में 16.66 अरब डॉलर बढ़कर रिकॉर्ड 633.55 अरब डॉलर पहुंच गया है। तो ये आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। 633.55 अरब डॉलर देश का विदेशी मुद्रा भंडार हो गया है। नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पर देख लेते हैं। आंकड़े दिए हैं। बाल जलवायु जोखिम सूचकांक। यूनिसेफ के बाल जलवायु जोखिम सूचकांक के मुताबिक मध्य अफ्रीकी गणराज्य के बच्चे सबसे ज़्यादा जोखिम में हैं। भारत 7.4 के CCRI के साथ 26वें स्थान पर है। जलवायु से बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ता है और किस क्षेत्र के बच्चों को ज़्यादा जोखिम है, तो उसके आंकड़े दिए हैं। मध्य अफ्रीकी 8.7 और यहाँ पर पाकिस्तान 7.7, बांग्लादेश 7.6, अफगानिस्तान 7.6, भारत 7.4 और चीन 6.7। यहाँ पर सबसे ज़्यादा मध्य अफ्रीकी गणराज्य के हैं, उसके बाद पाकिस्तान, उसके बाद बांग्लादेश, उसके बाद अफगानिस्तान और उसके बाद भारत यहाँ पर 26वें स्थान पर है। नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पर देख लेते हैं। यूपी बोर्ड 89,000 विद्यार्थी अंक सुधार के लिए देंगे परीक्षा। माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा 2021 की अंक सुधार परीक्षा 89,286 विद्यार्थी देंगे। दोनों परीक्षाओं का परिणाम बिना परीक्षा घोषित किया गया है। इस परिणाम से असंतुष्ट विद्यार्थियों को अंक सुधार का मौका देने के लिए सरकार ने 18 सितंबर से 6 अक्टूबर तक परीक्षा कराने का निर्णय लिया है। इसके लिए बोर्ड ने इच्छुक विद्यार्थियों को 27 अगस्त तक उनके स्कूल व कॉलेज के प्रधानाचार्य के समक्ष आवेदन करने का समय दिया था। नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पर देख लेते हैं। APS के पुनर्विज्ञापन को लेकर अभ्यर्थियों में ऊहापोह। अभ्यर्थियों ने की मांग, भर्ती प्रक्रिया पर स्थिति स्पष्ट करे आयोग। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग UPPSC ने अपर निजी सचिव APS भर्ती 2013 की परीक्षा तो निरस्त कर दी, लेकिन इसका पुनर्विज्ञापन जारी होने में अब देर हो रही है। परीक्षा निरस्त होने के बाद आयोग की ओर से कहा गया था
कि पुनर्विज्ञापन जारी कर भर्ती प्रक्रिया 6 माह में पूरी करा दी जाएगी, लेकिन अभ्यर्थियों को आशंका है कि मामला कहीं शासन में ही अटका रह गया तो परीक्षा के लिए लंबा इंतजार करना पड़ेगा। 3 चरणों की परीक्षा के तहत यह भर्ती पूरी होनी है। आयोग ने 23 अगस्त 2021 को एपीएस 2013 की परीक्षा निरस्त करने का निर्णय लिया था। इस परीक्षा के तहत एपीएस के 176 पदों पर भर्ती होनी है। नियमों का उल्लंघन कर विज्ञापन जारी किए जाने पर आयोग ने एपीएस भर्ती की 2 चरणों की परीक्षा निरस्त कर दी थी। आयोग ने एपीएस भर्ती के जिस विज्ञापन को निरस्त किया था वह वर्ष 2013 में जारी किया गया था। 8 साल तक परीक्षा पूरी होने का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों को आशंका है कि विवाद के कारण कहीं पुनर्विज्ञापन फंस न जाए। आयोग ने यह तो स्पष्ट कर दिया है कि पुनर्विज्ञापन जारी होने के बावजूद अभ्यर्थियों के पुराने आवेदन ही मान्य होंगे और उन्हें नए सिरे से आवेदन नहीं करने होंगे, लेकिन अभ्यर्थियों में इस बात को लेकर ऊहापोह है कि पुनर्विज्ञापन में किस तरह के संशोधन किए जाएंगे। अभ्यर्थियों का कहना है कि आयोग ने एपीएस भर्ती परीक्षा के पाठ्यक्रम संशोधन का प्रस्ताव साल भर पहले शासन को भेजा था, जिसे अभी मंजूरी नहीं मिली है। अगर पुनर्विज्ञापन के मामले में भी यही हुआ तो अभ्यर्थियों को लंबे समय तक भर्ती प्रक्रिया पूरी होने का इंतजार करना पड़ सकता है। नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पर देख लेते हैं। एसएससी, एसआई और एएसआई भर्ती 2019 पेपर 2 में 5108 अभ्यर्थी सफल हो गए हैं। एसएससी ने दिल्ली पुलिस और सीएपीएफ में उपनिरीक्षक और सीआईएसएफ में सहायक उपनिरीक्षक 2019 भर्ती के पेपर 2 में 5108 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। अब इनका मेडिकल परीक्षण होगा। इसमें 473 महिला अभ्यर्थी और 4635 पुरुष अभ्यर्थी सफल हुए हैं। पहले प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र को मिलाकर महिला श्रेणी में एससी श्रेणी की कट ऑफ 150.6, एसटी में 126.2, ओबीसी में 175.1, ईडब्ल्यूएस में 205.3 और जनरल की 205.33 रही। कुल 473 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया, जबकि पुरुष श्रेणी में एससी का कट ऑफ 113, एसटी का 121, ईएसएम 82, ओबीसी में 148, ईडब्ल्यूएस में 152 और जनरल में 153 यहाँ पर पुरुष कैंडिडेट की कट ऑफ रही है। यहाँ पर कुल 4635 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है। मेडिकल परीक्षा की तिथि अभ्यर्थियों को सही समय पर सूचित कर दिया जाएगा। शंभुनाथ में बीबी और बीएससी का रिजल्ट 100% रहा। प्लेसमेंट से 1501 को मिलेगी नौकरी। सीजीएल उत्तरमाला जारी। एसएससी ने सीजीएल 2020 टायर 1 की परीक्षा की उत्तरमाला जारी कर दी है। कंप्यूटर आधारित टायर 1 की परीक्षा देश के विभिन्न केंद्रों पर 13 अगस्त से 24 अगस्त के बीच संपन्न हुई थी। अभ्यर्थी 2 सितंबर शाम 6 बजे से 7 सितंबर शाम 6 बजे तक उत्तरमाला पर अपनी आपत्ति ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पर देख लेते हैं। अपनी 2 पदक जीतने वाली देश की पहली बेटी बन गई हैं। टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत ने शुक्रवार को 3 और पदक जीतकर निशानेबाजी में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी अवनी लेखरा ने 50 मीटर राइफल थ्रो पोजीशन SH1 स्पर्धा का कांस्य पदक जीत नया इतिहास रच दिया है। जयपुर की 19 साल की अवनी एक पैरा ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली देश की पहली बेटी बन गई हैं। तो ये आपको फैक्ट याद रखना है दोस्तों। ये शूटिंग से संबंधित हैं और इन्होंने 2 पदक जीते हैं पैरा ओलंपिक में और देश की पहली बेटी बन गई हैं। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये कौन है? अवनी हैं ये। ग्रेटर नोएडा के जेवर निवासी प्रवीण कुमार ने ऊंची कूद में नया एशियाई रिकॉर्ड कायम करते हुए रजत जीता। प्रवीण कुमार जो ग्रेटर नोएडा जेवर के निवासी हैं उन्होंने ऊंची कूद में यहाँ पर रजत जीत लिया। ये आपको याद रखना है। किससे संबंधित हैं? ऊंची कूद से। जबकि हरियाणा के कैथल के हरविंदर सिंह ने तीरंदाजी की रिकवर स्पर्धा में कांस्य पदक अपने नाम किया। और हरियाणा कैथल के जो हरविंदर सिंह हैं ये तीरंदाजी से संबंधित हैं और इन्होंने पैरालंपिक में कांस्य पदक अपने नाम कर लिया है। भारत ने अभी तक 2 स्वर्ण, 6 रजत और 5 कांस्य पदक के साथ कुल 13 पदक अपनी झोली में डाले हैं, जबकि पिछले 52 साल में कुल 12 पदक जीते थे। तो अब तक भारत को 13 पदक मिल चुके हैं। यहाँ पे देखिए हरविंदर ने दिलाया तीरंदाजी में पहला पदक। भारत के हरविंदर सिंह ने तीरंदाजी में पैरालंपिक का पहला पदक दिला दिया है। शूट ऑफ में पहले 5 मुकाबले में हरविंदर ने रिकवर स्पर्धा में कोरिया खिलाड़ी किम मून सू को हराया और पदक अपने नाम कर लिया। 5 सेट के बाद की बराबरी थी। शूट आउट में भारत के तीरंदाज ने बाजी मारी। सेमीफाइनल में अमेरिका के केविन से 4-6 से पराजित हो गए थे। हार से पहले 3 एलिमिनेशन मुकाबले जीते। मुकाबले में हरविंदर ने पहला सेट 26-24 से जीता, लेकिन कोरियाई ने दूसरा सेट जीत लिया। तीसरा सेट हरविंदर ने 28-25 से जीता। चौथे सेट में दोनों तीरंदाजियों ने 25-25 का स्कोर किया। 5वें सेट में हरविंदर ने 26 का स्कोर किया, लेकिन किम ने 1 अंक ज़्यादा कर
मैच शूट ऑफ में पहुंचा दिया। शूट ऑफ में किम ने 8 जबकि हरविंदर ने 10 का शॉट खेला। पदक जीतने के बाद तीरंदाज हरविंदर, यहाँ पर इमेज दी गई है, आप इमेज भी देख सकते हैं, तिरंगे के साथ हैं। खेत बन गया तीरंदाजी का मैदान। हरियाणा के कैथल के हरविंदर को लॉकडाउन में अभ्यास की दिक्कत हुई तो पिता ने खेत में ही रेंज तैयार करा दी। हरविंदर पंजाब यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स में PhD कर रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है जेवर के लाल प्रवीण की चांदी। टोक्यो में कुमार ने 2.07 मीटर के साथ बनाया है एशियाई रिकॉर्ड। भारत के प्रवीण कुमार ने शुक्रवार को यहाँ टोक्यो पैरा ओलंपिक में पुरुषों की ऊंची कूद में T64 स्पर्धा का रजत पदक जीत लिया है। 18 वर्ष के हैं ये प्रवीण कुमार। 18 वर्षीय कुमार ने पैरालंपिक में पदार्पण करते हुए 2.07 मीटर कूद से एशियाई रिकॉर्ड के साथ दूसरा स्थान हासिल किया। वह ब्रिटेन के जोनाथन ब्रूम एडवर्ड्स के पीछे रहे, जिन्होंने 2.10 मीटर यहाँ पर 10 मीटर की कूद से सत्र का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीता। कांस्य पदक रियो खेलों के चैंपियन पोलैंड के मोसेज लेपियाडो ने हासिल किया। सबसे युवा पदक विजेता उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर के जेवर के निवासी 18 साल के प्रवीण कुमार भारतीय दल के पदक जीतने वाले दूसरे सबसे युवा खिलाड़ी हैं। स्वर्ण पदक जीतने वाली निशानेबाज अवनी 19 साल की हैं। एथलेटिक्स में 8वां पदक। भारत के 13 में से 8 पदक एथलेटिक्स में ही आए हैं, जिसमें एक स्वर्ण भी शामिल है, जो पुरुषों की भाला फेंक में सुमित अंतिल F64 ने जीता है। सुमित अंतिल किससे संबंधित हैं? भाला फेंक से संबंधित हैं। कोरोना पर भी पाई है जीत। प्रवीण को पिछले साल कोरोना भी हो गया था। उन्होंने शुरुआत में इंटरनेट पर देखकर ऊंची कूद का अभ्यास किया था, बाद में कोचिंग ली। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को शेयर भी करना। थैंक यू फॉर सपोर्ट।